नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। मैं हूं आर्यन सिंह और आज हम एक ऐसे बच्चे की मोटिवेशन वीडियो लेके आए हैं, एक ऐसे बच्चे की स्टोरी नीट की लेके आए हैं जो आपको सभी ड्रॉपर्स को जो रिपीट कर रहे हैं और जो 11th और 12th में हैं उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरे कहने का मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने 2019 से सेकेंड ड्रॉप दिया, 2018 में उसका पहला उसने नीट का अटेम्प्ट दिया और 2021 उसका लास्ट अटेम्प्ट था। इस बच्चे का नाम है सतीश कंगराज और सतीश कंगराज जो मेरा दोस्त है और ये MBBS हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज विले पार्ले जुहू से MBBS अपना परस्यू कर रहा है। मेरा दोस्त सतीश कंगराज की ये स्टोरी है और आइए उसकी स्टोरी उससे ही जानते हैं। ये जो मोटिवेशन हमने सेमिनार्स और वीडियो शुरू किया है, द मोटिवेशन वीडियो इज पावर्ड बाय पेस IIT मेडिकल, जो मुंबई के अंधेरी ब्रांच में इसका हेड ऑफिस है। और आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सतीश की कहानी सतीश की जुबान। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सतीश कनगराज है। आई एम करेंटली इन सेकेंड ईयर MBBS एट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर रुस्तम नरसी कूपर म्यूनसिपल जनरल हॉस्पिटल विच इज़ सिचुएटेड एट विले पार्ले वेस्ट। तो आर्यन सर ने मुझे बुलाया गया था इस इंटरव्यू सेशन के लिए ताकि मेरे जो मोटिवेशन मोटिवेशनल लाइफ है वो सारे बच्चों तक पहुँचे और वो सभी को पता चले कि मैंने किस तरह से पूरा 4 साल मेरा निकाला और कौन से कैसे स्ट्रगल्स आए मेरे लाइफ में इस 4 साल पूरे नीट के प्रिपरेशन के लिए। कई बार बच्चे लोग 1 साल 2 साल 3 साल में ही बहुत थक जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता है। फिर भी मैंने इतने 4 साल के स्ट्रगल के बाद भी मैंने इतना अच्छे कॉलेज मुंबई में लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया। उसके सारे मोटिवेशनल स्टोरी बताने के लिए आर्यन सर ने मुझे इनवाइट किया था। थैंक यू आर्यन सर और थैंक यू टू द पेस टीम फॉर इनवाइटिंग। सतीश, मुझे पहले आप ये बताइए कि आपने अपना पहला आपको मतलब कैसे आपने नीट की तैयारी शुरू की और नीट ही क्यों? तो मेरा जर्नी शुरू होता है 2016 से, जब मैंने 10th कंप्लीट किया था। उस समय 87% आए थे मुझे 10th में। तो 10th में मुझे 87% आए थे। 10th में सतीश के 87% थे और उसने 10th के बाद से सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। यस। तो सतीश फिर उसके बाद आपने, जैसा मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो फिर आपने किसी एक कोचिंग, मुंबई की जई कोचिंग जी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया। हाँ। और 11th 12th में आपने फाउंडेशन बैच शुरू किया। जी। तो सतीश बताइए, आपका जैसा आपका रिकॉर्ड मेरे पास है, आपके 2018 में नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 296 मार्क्स थे। जी बराबर। तो सतीश ऐसे क्या कमी रह गई थी जो आपके 296 मार्क्स आए? हालांकि गाइस आपको मैं बता दूं कि 2018 जो हमारे CBSE AIPMT का लास्ट सेशन था और उस साल पे 296 मार्क पे अगर मेरा गेस सही है सतीश, तो 1,00,000-2 लाख के अंदर रैंक होगी। जरूर। जो कि आज 296 पे रैंक चली जाती है 5 लाख, जरूर, अगर मैं गलत ना हूं तो। हाँ, तो सतीश क्या कमी रह गई थी? तो जैसे कि मेरा 10th ख़त्म हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने एक इंस्टीट्यूट में डाला था मुंबई में, यहीं पर पास में। तो तभी मुझे उस इंस्टीट्यूट से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी और पढ़ाने का तरीका, उनका टेस्ट लेने का तरीका, और वहाँ वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा था जो एक नीट स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को मिलना चाहिए। हाँ। एक सिलेक्शन होने के लिए जिस एस्पिरेंट को होना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें नीट क्रैक करने के लिए NCERT पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो लोग ना करा के उन एक्स्ट्रा ही कुछ करा रहे थे। हाँ। तो उसी की वजह से वो थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिल रहा था, गाइडेंस की कमी हो गई। और कई बार बच्चा बहुत टैलेंटेड भी होता है जी, तो भी उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो अपना जो आउटपुट नहीं दे पाता, क्योंकि बच्चा वो सब पढ़ता है जो जरूरी नहीं है। एफर्ट तो डाल रहा है लेकिन कहाँ डाल रहा है? उस जगह जहां पे उस एफर्ट का कोई आउटपुट नहीं है। तो सतीश आपके फर्स्ट ड्रॉप में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 296 मार्क्स थे। सतीश के सेकेंड अटेम्प्ट में जो उसके मार्क्स थे वो थे 395।
थर्ड अटेम्प्ट जो उसका 2020 में था, उस साल सतीश के मार्क्स थे 506, और फोर्थ अटेम्प्ट जो उसका लास्ट अटेम्प्ट था उसमें सतीश के मार्क्स थे 610 मार्क्स, और उसकी ईडब्ल्यूएस रैंक थी 2300 के आसपास, और उसकी स्टेट रैंक थी अंडर 1000। तो सतीश, मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपने 4 ड्रॉप लिया, ये 4 ड्रॉप आपको अंदाजा भी है? अगर कोटा में होते या किसी दूसरे स्टेट में होते, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में, या राजस्थान जैसे स्टेट में जो बच्चे होते हैं, वहां पे 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप एक बार आदमी लेता है, सोच के लेता है कि ठीक है 4 ड्रॉप लग गया भाई, 3 ड्रॉप लग गया चलेगा, या चौथा अटेम्प्ट लग गया चलेगा। मुंबई जैसे सिटीज में, जहां से मैं खुद भी हूँ, मेरे को इतना तो अंदाजा है कि हम लोग अभी, मैं और सतीश, हम लोग मुंबई में करंटली रह रहे हैं, तो इतना तो अंदाजा है कि यहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स 11th और 12th या 1 ड्रॉप या 1-2 अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा। कैसे? क्या माँ बाप ने कभी बोला नहीं कि बस करो? और दोस्त चिढ़ाते होंगे, और लोग भी चिढ़ाते होंगे आपको कि अब तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे आपके मार्क्स हैं, मेरे को तो पक्का विश्वास है कि आपको बहुत लोगों ने कहा होगा आप कभी नहीं कर पाओगे नीट। जी जरूर। इसका बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था मेरे मॉम और डैड दोनों ही जन, सिर्फ और सिर्फ मॉम और डैड। बाकी पूरी दुनिया जो बोल रही है वो मुझे क्या बोल रही है वो मुझे पता नहीं, बस मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है मुझे। पहले तो जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तब तो सब बोलते हैं कि अभी 296 मार्क्स आया है 2018 में, और पेपर भी टफ था, तो एक और बार रिपीट कर लो ताकि और मार्क्स बढ़ जाए, ताकि अच्छे से हो जाए। बट लेकिन जब नेक्स्ट उसके बाद वाला अटेम्प्ट था, तब लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी एक अटेम्प्ट हो गया है, साल वेस्ट नहीं करना है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो कुछ ऐसा कोर्स ले लो, फार्मेसी है, BDS है, BAMS है, ऐसे कोर्सेज ले लो जिसमें किसी ने तो आपको इंजीनियरिंग का भी सजेशन मिला था। बट तभी मेरे मॉम डैड एक ही चीज़ पे डटे हुए थे कि मुझे MBBS ही कराना है, बेटे को MBBS ही कराना है। और मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत बार बोला कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तो तुम एक और बार ट्राई करो। तो इसके लिए मैंने आगे बढ़कर एक और बार ट्राई किया। अच्छा सतीश, आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, जब तक हम लोग मेडिकल कॉलेज में नहीं आए होते हैं, हमको लगता है कि हम सबसे पीछे हैं, बाकी सब हमसे आगे हैं। ये बात लगता है कि नहीं आपको? जरूर जरूर। लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेज में जैसे हमने एंट्री लिया, तो हमें पता चला यार कि अगर हमारा चौथा अटेम्प्ट है, चौथा ड्रॉप है, या थर्ड ड्रॉप है, हमारा फोर्थ अटेम्प्ट है, जिसको हम ड्रॉप और अटेम्प्ट आप कंफ्यूज मत होइए। सतीश का थर्ड ड्रॉप था, फोर्थ अटेम्प्ट था जी। 2018 में इसने 12th पास किया, 2021 में इसका सिलेक्शन हुआ, तो इसका फोर्थ अटेम्प्ट और थर्ड ड्रॉप था। और सतीश, जैसा हमको मालूम है कि हमारे कॉलेज में कई लोग 5th अटेम्प्ट पढ़े हैं। हाँ है, जरूर। आपको पता होगा। मैं उनको और ही ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उन्होंने एक और साल मेरे से ज़्यादा मोटिवेट होके, ज़रूर वो बहुत ही बड़ा कठिन समय रहता है जब भी तुम ऐसा डिसीजन लेते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो एक दो ड्रॉप में ही ख़त्म हो जाती है। तुम NCERT का प्लांट पढ़ो, उस NCERT के प्लांट तुम्हारे 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगा, और फिर ऐसा लगेगा कि तुम्हें वापस वापस वो पूरा प्लांट पढ़ना है। नहीं यार, नहीं करना, वो फिर से पूरा वो फेज आता है। एक चीज सतीश जो मैं ड्रॉपर्स को बोलना चाहूँगा, हम लोग भी ड्रॉपर्स को देखते हैं जी। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से उनको लगता है वो वीक है। बराबर। कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो वहां से शुरू करो जहां से वो शुरू होता है। मतलब क्या? बेस से, किसी भी एग्जाम के लिए। और कई ड्रॉपर्स जो इस चीज को फॉलो करते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप में उनका सक्सेस मिल जाती है। और जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते, ये नीट की बात नहीं है, ये JEE की बात मैं कर रहा हूँ, UPSC की बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किसी भी ड्रॉपर की यही कहानी है, स्टोरी है कि शुरू से शुरू नहीं करना। और अभी सतीश से हम जानेंगे कि क्या उसने शुरू से शुरू किया, कि हर बार उसने 20 से शुरू किया फिर उसको सक्सेस नहीं मिली, फिर उसने 20 से शुरू किया फिर उसको सक्सेस नहीं मिली। तो सतीश, पहले आप मुझे ये बताइए कि 2018 के बाद जब आपका फर्स्ट ड्रॉप था जी, तो आपने कहीं कोचिंग ली? जरूर, मैंने कोचिंग लिया था। गलती क्या किया उस साल फिर जो नहीं हुआ अगले साल सिलेक्शन?
कैसे हुआ कि जैसे मैंने 2018 में पूरी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, हाँ। जो कि हमारे नीट के हाँ 11th 12th के साथ 11th वो 12th थोड़ा के सा साथ, वो वो क्रूशियल subject- टाइम रहता है, अपन 10th से 12th में जम करते हैं। सब्जेक्ट पढ़ा तो था, लेकिन नीट के हिसाब से नहीं पढ़ा था जिस हिसाब से पढ़ना है। अच्छा, आपके 12th में मानसिंह में बता दूं दर्शक, हाँ। अपने ऑडियंस को, कि ऐसा नहीं है कि सतीश बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसके बोर्ड्स में कोई 95 मार्क्स नहीं आए थे, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उसके 73% मार्क्स हैं बोर्ड्स में। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सतीश बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, उसने हार्ड वर्क किया है, उसका हार्ड वर्क उसको यहाँ तक लेकर आया है। तो सतीश, बोर्ड्स में आपके 73% थे जी। आप बता सकते हैं आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा वीकेस्ट हमेशा से रहा है केमिस्ट्री था तभी, सच बता तो। अच्छा। बच्चों को फिजिक्स लगता है, बट हाँ। मेरा फिजिक्स बहुत ही फेवरेट था। हाँ। बट केमिस्ट्री मेरा तभी बहुत ही हाँ, बायोलॉजी का क्या हाल चाल है? बायोलॉजी ऊपर नीचे था, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि उसमें अच्छा। प्लांट नाम की चीज थी, वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता था। क्योंकि हमको तो लगता है भाई हम जूलॉजी के डॉक्टर बनेंगे, तो ये प्लांट का क्या ही यूज है? हाँ। है ना? ये चीज ना मैं भी सोचता था यार, जब मैंने प्रेप स्टार्ट किया तो मेरे को लगा यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये क्यों चीज। पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो सतीश जरा मुझे बताइएगा जी। कि गलती क्या हुई आपसे? गलती यही हुई थी कि प्रिपरेशन के टाइम ध्यान नहीं बना रहा। 11th 12th नहीं, हमसे रिपीट में हाँ, हमसे रिपीटर जुड़े हुए हैं, तो रिपीटर्स में आपने क्या गलती की? रिपीटर में यही गलती की थी कि जो चीज़ पढ़ना चाहिए था वो चीज़ पढ़ना तो चालू किया था, बट लेकिन वो वापस नहीं कर पाया। रिवीजन नाम की चीज़ जो होती है वो वापस मैं रिवाइज नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो चीज़ याद रखनी थी वो याद नहीं रह पाई। और कई बारी मैं ये भी किया था, मतलब पेपर सॉल्व जब हम करते हैं तो पेपर सॉल्व करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। हाँ। नीट ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ रट्टोफाई करके नहीं जाना है, आपको पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी भी समझ के जाना है, ताकि 180 क्वेश्चन 3 आवर में कैसे 180 क्वेश्चन 3 आवर में कैसे कंप्लीट करना है, तो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केम हो, आपसे चाहे होते थे क्वेश्चन टेस्ट पेपर में? जब भी मैं रिपीट कर रहा था, सेकंड रिपीट या थर्ड रिपीट, हाँ। थर्ड नहीं, फर्स्ट रिपीट या सेकंड रिपीट, हाँ। तभी बनते नहीं थे, तभी मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी क्वेश्चन। और आपके क्लास में कैसे दोस्त होंगे, जैसे ही क्वेश्चन लिखा सर में सर आ गया मेरा। हाँ, बहुत सारे टॉपर्स तो थे ही, टॉपर्स तो हर क्लास में होते तो ही हैं। 11th 12th के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। और जाहिर सी बात है आपकी क्लास में सबका तो नहीं हुआ, और किसी न किसी का तो हुआ ही होगा। हाँ जरूर, मेरे तो जिनका हुआ 11th 12th के साथ वो आपसे बात करते थे? कभी आपने गाइडेंस मांगने की कोशिश की, उन्होंने ना दिया हो? ऐसा तो होता ही था तभी, मतलब कुछ दोस्त ऐसे थे कि उनको लगता था कि इससे हो नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएगा ऐसा, बट लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने गाइडेंस तो दिया था, लेकिन वो ऐसा सोचा था कि अभी रिपीट ही कर रहा है, क्या ही कर लेगा ये, ऐसा गाइडेंस दिया था। अच्छा, ये बताइए मुझे आप जरा सतीश कि हम सब ना यार एक चीज़ से कॉमन होकर गुजरते हैं, स्ट्रगल और सक्सेस। क्या डिफाइन करता है आपको स्ट्रगल और सक्सेस? यही क्या आपको क्या लगता है, स्ट्रगल से सक्सेस मिलती है 100% कि नहीं? स्ट्रगल से 100% सक्सेस मिलती है, ये ज़रूर है। स्ट्रगल करोगे तो 100% मिलेगी। फेलियर तो हमेशा आएगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, बट फेलियर आएगा, बट उस फेलियर को भी सक्सेस बना के आपको आगे बढ़ना है। 5 साल तैयारी किया आपने, 5 साल आपने रिपीट 11th 12th फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, 5 साल आपने स्टडी किया जी। आपको लगा नहीं कि सेम सब्जेक्ट 5 साल स्टडी कर रहे हैं, हिल गए होगे नीचे से ऊपर तक? इसका बहुत ही बड़ा एक सिचुएशन हुआ था 2020 में। हाँ। जब कोविड का टाइम हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तभी मैं घर पे सब घर पे बैठे हुए थे, तो मैं भी घर पे था, प्रिपरेशन हो रही थी। तो उस समय पे कैसे हुआ था कि प्रिपरेशन हुई थी, अच्छी खासी हुई थी, मेरे को उस समय लग रहा था कि मेरा इस बारी तो होना ही है कंफर्म 2020 में। और उस समय कोविड का टाइम था, तो पेपर देने गए थे, पेपर देने टाइम सेंटर में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से पेपर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया मैं। तो उस समय 600 के ऊपर लाने वाला था, बट मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को 506 नंबर है 2020 में 2020 में, जहाँ पर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकेंड रिपीट था। अच्छा। तो उस समय क्या हुआ कि वो एग्जाम के बाद मैं मम्मी पापा को बोला कि अब बस, अब नहीं करना मुझे, अब बहुत हो गया, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो अंदर से भी यार वो आने लगता है ना कि बस सुपर सैचुरेशन हो गया, सुपर सैचुरेशन, अब नहीं करना। गाइस मैं आपको बता दूं कि 2 लाइफ में चीजें होती हैं, एक होती है आदत बनाना
और एक होता है आदत से भागना। मैक्सिमम लोग आदत बनाते हैं, कुछ लोग अपनी आदत से भागते हैं। जो आदत से भागता है, अगर उसकी आदत गलत है उससे भागे वो, तो लाइफ में उसको सक्सेस मिलेगी। और अगर उसकी आदत सही है और उस आदत के पीछे दौड़े हो तो भी उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। पर एक और चीज आपको बता दूं मैं कि आदत बनना किसी चीज की, अच्छी चीज की, बहुत ही मुश्किल काम है। जब आप 4 साल आप पढ़ते हो और आपको पढ़ाई की आदत बन जाती है, आदत तो बनी लेकिन आपको उसका फ्रूट नहीं मिला, आपको उसका फल कुछ भी नहीं मिला, आप क्या होगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर जब आप नेक्स्ट बार जब तैयारी करोगे, नेक्स्ट बार जब आप उस सिलेबस को उठाओगे, तो आप हर रोज अपने को कोसते हो कि मैं क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं क्यों पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्या मेरे मेहनत में कोई कमी है? या सेल्फ डाउट आदमी करने लगता है कि मैं ही शायद वीक होऊंगा। क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ देखते हैं ना कि टॉपर्स की स्टोरी आती है, मैं टॉपर था, हमारा 700 आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, 720 आया। शायद हो सकता है उनका 720 आया हो, लेकिन सबकी सिनारियो, सबका सीन सेम नहीं रहता है। सबके फैमिली, सबकी बैकग्राउंड सेम नहीं रहता है। कई बार मोटिवेशन पीछे से आता है, हमारी फैमिली से आता है, क्योंकि फैमिली में कोई डॉक्टर होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, तो उससे हमें मोटिवेशन आता है। लेकिन मैं उन सभी लोगों की तारीफ करता हूँ, उन सभी बच्चों की, उन सभी बंदों की जिनके फैमिली से वो फर्स्ट डॉक्टर हैं, या जिनके फैमिली से वो फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सन है। किसी ऐसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना, ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब सिलेक्शन होता है। और सतीश, जैसा उसने कहा कि जब उसने 4th अटेम्प्ट दिया अपना, उसका सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन हो गया था। 3rd अटेम्प्ट में उसका सुपर सैचुरेशन हो गया था, और 4th अटेम्प्ट जब उसने देना चाहा तो उसने कहा कि मुझे 4th अटेम्प्ट देना ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब हम तैयारी किया करते थे अपने टाइम पे, तो हमें ये अच्छी तरह पता है कि रोज सुबह उठते थे जब ना, तो सोचते थे अब नहीं करना यार, थक गया यार, वही पेपर, वही चीज, वही सब कुछ रिपीट करते करते बस हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर बार कूलम्ब तो सेम ही रहता है, KQ बाई जरूर, KQ1 Q2 बाई R², वो बदलता नहीं है सर जी, बदलता है। ठीक है। ग्रेविटेशन में -G M1 M2 बाई R², वो बदलता नहीं है सर जी, कभी नहीं बदलता है। वही √2GS नीचे होगा सर, वही अगर ऊपर से सब कुछ नहीं बदलता है। बदलते तो हम हर रोज बदलते हैं, हम बदलते हैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जो मेंटल लेवल है सिलेक्शन के बाद ड्रॉपर्स की, मेंटल लेवल जो ड्रॉपर्स की सिलेक्शन के बाद होती है ना सर, वो कमाल की होती है। क्योंकि जो बंदा लाइफ में 3-4 साल फ्रस्ट्रेशन देख चुका होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती। इसलिए कंपटीशन वाले बच्चे हमेशा नॉन कॉम्पिटिटिव बच्चों से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, उन्होंने अपने दिमाग को उतना घिसा है, उन्होंने उतना पीयर प्रेशर सहन किया है। सतीश, तो कोई था ऐसा जो हमेशा कंटिन्यूअस वैसे करता हो कि पता नहीं हो पाएगा, आंटी, घर, पापा, चाचा, कुछ देखिए कि तो वैसे एक आंटी थी हमारे मोहल्ले में, जैसे वो, उसको पता था कि मैं नीट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका बच्चा भी साइंस बैकग्राउंड से ही था, बट लेकिन वो इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा। तो जबकि उसका और मेरा बोर्ड सेम साल में हुआ था, 2018 में। हाँ। और बट लेकिन उसने 2018 में CET दिया था। अच्छा। और हमने नीट दिया था। अच्छा, आपने CET दिया था? फार्मेसी हमने CET दिया था, और हमने तो आंटी ने बोला कि अभी नीट डॉक्टर ही कराना है तो एक और साल रिपीट करा लो। या फिर एक और साल रिपीट करने के बाद जब उन्होंने पूछा वापस, तो बताया हमने ऐसा सीन है कि इतना मार्क्स आया। तो उन्होंने बोला अब ठीक है ना, अब इतना मार्क्स आ गया, BMS ले लो या BDS ले लो या कोई और अदर कोर्सेज ले लो जो MBBS के अलावा मिल रहा है। बट नहीं, मेरी मम्मी और पापा ने एक ही ठान के रखा था कि MBBS ही कराना है बेटे को। तो बाकी दुनिया जो भी बोले चलेगा, बट मेरा बेटा अगर करने को तैयार है तो मम्मी पापा ने बोला तू कर बेटा, कुछ भी हो जाए हम तेरे साथ है। बस दुनिया कैसी भी बोले, कुछ भी बोले, क्या बात है, हमें बस क्या बात है, हम तेरे साथ है और तुम करो आगे, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा फिर हम। क्या बात है सर मैं आपको बात बताऊँ सतीश सर जी, मैं उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि सोसाइटी की बात सुनकर कई बार किसी का भी मेंटल जो हेल्थ है वो हिल जाता है जी, बराबर। लेकिन सर मैं उन माँ बाप को सपोर्ट करता हूँ जो अपने बच्चे के साथ, आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं सर। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को जानते ही कर पाएगा, क्योंकि उनको बिलीव है कर पाएगा वो, और वो फाइट करता रहता है उन चीज़ों से।
ऐसे माँ बाप को मुझे मैं बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ, जरूर। ऐसे सभी मम्मी पापा को कि जो दुनिया की न सुनते हुए, सतीश तुम्हारे मम्मी पापा ने दुनिया की न सुनते हुए, कई बार होता है ना बुआ चाचा काका मामा गाँव से होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, अभी तो घर बैठा है क्या है सतीश ना, जब आदमी किसी बड़े लक्ष्य की तरफ होता है ना, कभी कभी क्या होता है, सफलता मिलती है, थोड़ा टाइम लेती है सर, सक्सेस मिलती है, बिल्कुल मिलेगी सर, अगर आप उस चीज का हार्ड वर्क करते हो सर ना, तो आपको ऐसे नहीं तो सर ऐसे मिलेगी सक्सेस आपको, पीछे से मिल सकती है, आगे से मिल सकती है, सामने से मिल सकती है सर आपको, लेकिन वो मिलती जरूर है। सक्सेस का सर यही है, फंडा है। और सर ऐसा नहीं है कि जिस चीज के पीछे भाग रहे उसी में मिले, उससे रिलेटेड सर किसी चीज मिलती है, क्योंकि आपने उस पर एफर्ट डाला है। एफर्ट कोई डालता है तो सक्सेस मिलती है। और मैं रिपीट करने वाले सारे बच्चों को बोलूँगा, चाहे वो उसका फर्स्ट रिपीट हो, चाहे सेकेंड रिपीट हो, चाहे मेरे जैसा थर्ड रिपीट ही क्यों ना हो, तुम अपने कोई भी दोस्त से बात करो या ना करो, बट लेकिन अपने मॉम डैड यानी मम्मी पापा से ज़रूर बात करना। आज जो भी हुआ, मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे सर ने मेरे को ऐसा पढ़ाया, मेरे सर ने ऐसा डांटा, जो भी कुछ भी हुआ रो, मम्मी पापा से ज़रूर डिस्कस करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी छोटी से भी छोटी गलती हो ना उस समय, मम्मी पापा अच्छे से समझाएंगे तुम्हें, कोई और अच्छे से नहीं समझाएगा, लेकिन माँ और पिता अच्छे से समझाएंगे। तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ होंगी? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है मेरे, और पापा मेरे सर्विस करते हैं। अच्छा। और कोई भाई बहन? नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेला, सिंगल चाइल्ड। सिंगल। और पूरे मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया? पूरा सपोर्ट किया। कभी भी फ्रस्ट्रेट कुछ भी नहीं? फ्रस्ट्रेशन आता था ज़रूर, लेकिन तुम बहुत ही कठिन शो करते थे? मैं शो करता था, लेकिन तभी मम्मी पापा साथ में थे, तो मम्मी पापा ने बोला कि नहीं बेटा तेरे से होगा, ऐसे मोटिवेशन किया, मोटिवेट। और ये मुझे बताओ कि बुक्स कौन कौन सी रेफर करते थे आप? हाँ, ऐसे बताइएगा जो रिपीटर को बेसिकली हेल्प करे। ज़रूर, क्योंकि रिपीटर्स के लिए ना कोई बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करना या बड़ी बुक पढ़ना ना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने आधी से ज़्यादा चीज़ ना, मैं बोलता हूँ ना, अगर तुम्हारे 100% सिलेबस में से तुम अगर 10% 20% भी पढ़े रहते ना, तो तुमने बहुत पढ़ लिए, तुम्हें बस आगे 80% पढ़ना है, उसके लिए तुम एक ही बुक को स्टिक करो, आगे दूसरा कोई बुक नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैं फिज़िक्स के लिए मैं जैसे कि फिज़िक्स के लिए मैं मेरे क्लासेस का नोट्स वापरता था, और एक MTG का पब्लिकेशन का एक MTG का जो फिगर टिप्स बोलते हैं हम, वो मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको बताऊं, जैसे पेस IIT मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है मुंबई में है, और भी जगह पे है, मुंबई में उसका हेड ऑफिस है। हमारे यहाँ रिपीटर बैच में बच्चों को बेसिकली पूरी NCERT ओरिएंटेड पढ़ाई जाती है जी। और जैसा हमारे सर जो मानते हैं, किसी भी नीट वाले बच्चे के सक्सेस का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है पता सर? जी, मल्टीपल टेस्ट दिलाओ उसको। हाँ, जरूर। उसको इतने टेस्ट दिलाओ कि नीट का पेपर को ना वो सर वो 2 घंटे 2.5 घंटे में कर ले। जरूर। तो हम लोग ये सिस्टम यहाँ फॉलो करते हैं। और आपको बता दूं, जब हमने यहाँ पे बैच शुरू किया था, तो हमारे बैच में 8 बच्चे थे फर्स्ट टाइम, और 8 के 8 मेडिकल कॉलेज में हो गए रिपीटर बैच में, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ सर फिक्स है ना, जो मेथड फिक्स है सक्सेस का, सर पता है नीट के सक्सेस का क्या फिक्स है? NCERT पढ़ो, क्लास में अटेंटिव रहो, NCERT पढ़ो, टीचर से डाउट्स पूछो, मल्टीपल पेपर दो, उसके डाउट्स पूछो, और यही साइकिल बार बार रिपीट करते रहो, और सर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।